पेपर में कौन से सवालों को पहले करना चाहिए, कौन से सवालों को बाद में? कैसे सवालों में हमें उलझना नहीं है, जिनको ट्रैप बोलेंगे, ऐसे कौन से सवाल होते हैं, वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं पेपर में? किस तरीके से कैलकुलेशन बेस्ड सवालों में हम लोग रिलेटिवली कम टाइम में चीज़ों को डील करके आगे बढ़ सकते हैं? या फिर ऑप्शन एलिमिनेट करके हम लोग आंसर पे कैसे जल्दी से जल्दी अराइव कर सकते हैं? इस सब के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे और उसके लिए हम लोग 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या-क्या अप्रोच लग सकता है, वो तो सीखेंगे ही, साथ-साथ कहाँ पे कौन से सवाल ईज़ी हैं, किसको पहले करना है, किसको बाद में, कैलकुलेशन एंड ऑप्शन एलिमिनेशन ये सब कैसे अप्लाई हो सकता है पेपर में, इस सब को भी हम लोग देख रहे होंगे। तो सबसे पहली बात आगे प्रोसीड करने से पहले कि पेपर जब भी हम लोग अटेम्प्ट करें, पेपर को मल्टीपल राउंड्स में अटेम्प्ट करें। क्यों मल्टीपल राउंड में? आप एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल एक-एक करके जा रहे हैं, डिफ़िकल्ट सवाल आ रहा, उस पे भी आप टाइम दे के अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिए। मान लो कोई डिफ़िकल्ट सवाल आ गया, उस पे आप जो है 8 मिनट दे दिए। उससे बेटर उस 8 मिनट में आने वाले आसान-आसान 4 सवाल हो जाते हैं, 5 सवाल हो जाते हैं, है ना? तो पहले राउंड में अपने को आसान-आसान सवाल करना है, ईज़ी सवाल को टारगेट करना है। ऐसे सवाल जिसको शुरू से एंड तक आपको जिसका अप्रोच आइडिया पता हो और कैलकुलेशन रिलेटिवली कम हो, जो जल्दी हो जाए सॉल्व करने में, ऐसे सवाल को करके आगे बढ़ेंगे। केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी, मैथ का भी एक राउंड। पहला राउंड आप 1 घंटा से सवा घंटा, 1.5 घंटा तक में लेटेस्ट से कर दिए। अब सेकंड राउंड में आएंगे, आसान-आसान सारा सवाल हो चुका है, तो एक मोरल बूस्ट भी मिलता है कि मेरा एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ सवाल हो चुका, सवा घंटा में हो चुका अच्छा खासा अमाउंट ऑफ सवाल। अब सेकंड राउंड पे आएंगे और सेकंड राउंड में जो रिलेटिवली थोड़े टफ सवाल थे उसको, बहुत टफ वाले को अभी भी नहीं छूटे होंगे, रिलेटिवली टफ वाले, रिलेटिवली डुएबल वाले सवाल को आप छुएंगे और उसको एक-एक करके करते जाएंगे, ठीक है? और पॉसिबल हुआ तो थर्ड राउंड पे भी आप जाएंगे, ठीक है? तो मल्टीपल राउंड में आपको सवाल करना चाहिए। इससे होता क्या है कि आप वही किसी डिफ़िकल्ट सवाल में फँस के, ट्रैप में फँस के अपना टाइम ना बर्बाद करके आप आसान-आसान सवाल करके मार्क्स उठाते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट सवाल और आसान सवाल सब तो सेम ही मार्क्स दे रहा होता है, ठीक है? अब 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था, उसके एक-एक सवाल को देखते हैं और हर सवाल में क्या-क्या अप्रोच लगा सकते हैं जिससे कि टाइम हमारा ऑप्टिमाइज़ हो। पेपर में सवाल का सिलेक्शन कैसे करना है, वो सारा कुछ देख रहे होंगे। तो सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg रेडियस 10 सेंटीमीटर इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 10 kg रेडियस 20 सेंटीमीटर। दो स्फीयर दिया है, दोनों का मास और रेडियस दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पेयर ऑफ स्फीयर्स अबाउट टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उससे जो टेंजेंट जा रहा है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आसान सवाल। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, दूसरे का भी ऐड करके लिख देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के तुम डिसाइड कर सकते हो कि आगे कैलकुलेशन में तुमको कुछ अलग अप्रोच लेना है क्या। यहाँ देखो डिजिट्स अलग अलग हैं, है ना? डिजिट अलग अलग है तो आप बस डिजिट का कैलकुलेशन भी कर ले, पावर का कैलकुलेशन ना करे तो भी आंसर टिक मार सकते हैं। देखो कैसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखेंगे ICM, पहले का ICM प्लस md², डी इज रेडियस के बराबर 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट md² लिख के 7/5 mr² आ गया, ठीक है? ऐसे ही दूसरे स्फीयर का भी होगा, है कि नहीं? तो ऐड किए, वैल्यूज पुट कर दीजिए मासेस का 5 kg, हाँ यूनिट कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे मास 10 kg और 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब देखो यहाँ पे जब ऐसा एक्सप्रेशन आया है, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा, है ना? ऑप्शन 0.63 जो आंसर आ रहा है, अगर ऑप्शन होता 63, 6.3, 0.63, इस तरीके से ऑप्शंस होता तो हम लोग को पावर भी देखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते थे कि 7/5, ये जो कैलकुलेशन, इसको थोड़ा देखिए। 7/5 यहाँ पे 5, 1/, ये जो 1/100 यहाँ से जो आता है उसको आप बाहर निकाल के साइड कर दिया लेटर से। डिजिट्स देख रहे हैं, पावर वाला टर्म नहीं, तो ये 5, यहाँ पे देखो 10 और यहाँ पे 1/100 जो इससे बाहर आएगा कॉमन लेने के बाद 2 का स्क्वायर बचेगा, है ना? अब ये जो टर्म बच रहा है उसमें से 5 को कॉमन ले लीजिए, तो 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 कॉमन आके 2 छोड़ के जाएगा, तो ये 5 और ये 5 कॉमन लेने पे कट गया। ये 8 और 1 9, 9 × 7 63, है ना? तो 63 डिजिट एक में ही है, इसको टिक मार के आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कुछ ऐसा ही अप्रोच, यहाँ तो बहुत ज़्यादा रिलीवेंट नहीं लगा होगा ये अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन भी आसान है, लेकिन अगले सवाल में यही अप्रोच रिलीवेंट लगेगा। देखना, ये जो सवाल है यहाँ पे 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहा है फ्रॉम अ टारगेट मटेरियल ऑफ एटॉमिक नंबर 79। गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही है ये, ठीक है? तो अल्फा पार्टिकल का इतना एनर्जी जिसको आप जो है गोल्ड की तरफ डायरेक्ट करके जो है स्कैटर करा रहे हैं। फ्रॉम द गिवन डेटा द एस्टिमेटेड डायमीटर ऑफ न्यूक्लियाई, गोल्ड का न्यूक्लियाई का डायमीटर फाइंड करने बोला है ऑफ द टारगेट मटेरियल, है ना? अब यहाँ पे अप्रोच क्या लगेगा, ये सबसे पहले क्लिक करना चाहिए। पहले तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट लगेगा। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच से आप बोलेंगे कि सर ये जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि यहाँ तक ही आप जा पाए हैं तो इसको रेडियस बोल पा रहे हैं। इसका डबल विल बी डायमीटर, ध्यान देना डायमीटर बोला है ना? तो इसका डबल विल बी डायमीटर। एक तो ये बात, उसके अलावा ऑप्शंस देखो यहाँ पे,
यहाँ पे आप ऑप्शंस देखिए, तो ऑप्शन में डिजिट देखो, डिजिट अलग अलग है ना। तो आप अगर डिजिट जो है 3 डिजिट वाला जो नंबर है ये डिजिट भी अगर सही कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो सवाल है ये आसान सवाल, यहाँ पे देखो ये 79 7.9, तो यहाँ पे भी इंडिकेट ये कर रहा कि ये कटेगा, साफ सुथरा सा आंसर आपको मिलेगा इसमें, है ना। तो इसको आप मीडियम कैटेगरी में रख रहे हैं, कैलकुलेशन जो है उसमें आप डिजिट को कैलकुलेट करके भी फाइंड कर ले तो आंसर पे अराइव कर सकते हैं, इसीलिए इसको मीडियम कैटेगरी में रखें और इसको फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट कर लेंगे। इसी टाइप का एक और सवाल आया हुआ है 21 जनवरी शिफ्ट 1 में ये सवाल आया हुआ है। इसमें देखो 7.9 की जगह पे 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अब इस 7.7 इस 79 से तो कट नहीं रहा होगा, है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा। उसके अलावा ऑप्शन देखो, यहाँ पे डिजिट्स जो है ये सेम है 2 ऑप्शन में, मतलब बस डिजिट का कैलकुलेशन नहीं, आपको पावर का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पावर भी देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेहनत थोड़ा बढ़ जाता है। उस हिसाब से आप पहले राउंड में जब तेज़ी से सवाल को कर रहे हैं उसमें हो सकता है इसमें आपको टाइम ज़्यादा लग जाए, तो आप इसको मे बी सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हिसाब से इसको आप हार्ड सवाल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो मीडियम लेवल का सवाल, इसको आप अटेम्प्ट करेंगे और नंबर्स की बात करेंगे, है ना। जब इन्फिनिटी से अल्फा पार्टिकल को फेंका गया तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यू एंड के फाइनल के बराबर आप ऐसे लिखें। एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो इसको जूल में कन्वर्ट किए, 10⁻⁶ से आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किए एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 होता है। इससे जो है आप इसको कन्वर्ट कर लिए हैं किसमें, जूल में, है ना। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्जन कर लिए, तो पहले तो ये बात। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में डिजिट से हम लोग आंसर को मार्क कर सकते हैं, तो इधर हम लोग जो है यहाँ देखिए डिजिट क्या क्या है। यहाँ पे डिजिट है 79, तो आप लिख दिए 79। देखिए यहाँ पे है 1.6, इसके लिए आप 16 उठाएं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। इधर देखिए 9 है, 1.6 का स्क्वायर है एंड 2 है, 79 है, इस सब डिजिट को लिख दीजिए। यहाँ पे 9 16 2 बार आ गया, 2 × 79 आया है डिवाइडेड बाय r, इस तरीके से लिख रहे हैं। अब यहाँ पे 79 कट जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। r जो है, हाँ ध्यान देना, डिजिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिजिट्स, ठीक है। r की बात करें तो देखो 32 × 9, तो ये आ जाएगा आपको 288, है ना। ध्यान देना डायमीटर पूछा है, 2 टाइम्स ऑफ r, रेडियस नहीं पूछा है, क्योंकि रेडियस का भी ऑप्शन यहाँ तो दिया हुआ है, इसको मार्क करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका 2 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 576 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो 576 इस ऑप्शन में, तो इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पावर का कैलकुलेशन हम लोग किए ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप डिजिट कैलकुलेट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अगले सवाल पे चले तो देखिए 6 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट 60 अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, हर एक से 60 पे प्लेस्ड है, टोटल 6 होंगे। सर्कमफ्रेंस पे ऑफ रेडियस आर एज शोन, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सवाल में देखो यहाँ माइनस है, बाकी सब जगह प्लस है। अब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज ऐड एंड एक नेगेटिव चार्ज ऐड कर दीजिए, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब इफेक्टिवली आप 0 चार्ज ऐड किए हैं, ठीक है। अब ये जो प्लस क्यू है इसको प्लेस करके आप अरेंज करें तो देखो एक ये सेटअप बनेगा और इसके साथ में सुपरपोज कर दो यहाँ पे -2q, है ना, -2q। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से जो फील्ड होगा ये इसके और इसके फील्ड के सुपरपोजिशन से मिलेगा। अब अगर ऐसे चार्जेस प्लेस्ड हैं इक्वल एंगल पे, तो नेट फील्ड जो होगा सबकी वजह से आप बोल पाएंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इस सब की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फील्ड बस -2q, यहाँ जो ये -2q उसकी वजह से आएगा। पहले तो ये आइडिया क्लिक करना चाहिए, ये क्लिक करेगा तो ही प्रोसीड करेंगे, नहीं तो आप सेकेंड राउंड में इसको अटेम्प्ट करने पे आएंगे, ठीक है। हाँ, अगर सिमेट्री वाली जो ये बात है, ये जो अप्रोच है, ये क्लिक नहीं किया तो फिर आप इसमें कंपोनेंट लेने में उलझ सकते हैं, और कंपोनेंट लेने में उलझेंगे तो टाइम अच्छा खासा बर्बाद होगा। आसान है कंसेप्चुअली, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा अगर ये सिमेट्री वाला अप्रोच रिकॉल नहीं होता है ना। तो उस केस में सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे। तो सिमेट्री वाला अप्रोच आपको रिकॉल हो चुका है और पता है कि -2q की वजह से ही फील है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या मतलब, तो 2e का कॉस कंपोनेंट देखो, 2e का कॉस 30 √3/2 नेगेटिव डायरेक्शन में आना चाहिए x कंपोनेंट ऑफ फील्ड, एंड 2e का साइन 30 1/2 पॉजिटिव डायरेक्शन में आना चाहिए, है ना। तो नेगेटिव डायरेक्शन में x कंपोनेंट है, उसमें भी √3 होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए पॉजिटिव y में y कंपोनेंट। तो देखिए पहले ऑप्शन को चेक करिए, नेगेटिव में है x कंपोनेंट लेकिन √3 तो आ नहीं रहा। सेकेंड ऑप्शन में देखिए तो माइनस यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो -√3 आना भी चाहिए था, और ये माइनस जो है यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो +1 आना भी चाहिए, है ना। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का EX नेगेटिव में है और EY पॉजिटिव में है। उसके अलावा देखो यहाँ पे √3 तो आ ही नहीं रहा, ये नहीं होगा। इसमें देखो √3 आ रहा है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट पॉजिटिव में है एंड y कंपोनेंट नेगेटिव में है। तो ऐसा तो है नहीं केस,
है कि नहीं। तो ऑप्शन देख के आप इसको टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल EMI का ये सवाल है, XPQY इज अ वर्टिकल स्मूथ लूप हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस R। तो एक लूप आपको दिया हुआ है जिसका टोटल रेजिस्टेंस R है, वेयर PX इज पैरेलल टू QY, सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल l, अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप एग्जिस्ट इन द इंटायर स्पेस, पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, और रॉड CD ऑफ लेंथ कैपिटल L just greater than small l and mass m is made to slide down from rest under gravity as shown. The terminal speed acquired by rod. टर्मिनल स्पीड कब होता है? टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़े थे फ्लूइड में, तब होता है जब नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तभी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी होता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो नेट फोर्स जीरो करना है। अब रॉड पे एक तो mg नीचे लग रहा होगा, और उसके अलावा ऐसा सवाल पहले भी देखे होंगे, चाहे तो अपने कोचिंग के मटेरियल में देखे होंगे या फिर जो है PYQ अटेम्प्टिंग में देखे होंगे। आइडिया है कि mg विल बी बैलेंस्ड बाय ILB, है ना। mg विल बी बैलेंस्ड बाय ILB, और ILB में I को लिख पाएंगे रॉड का EMF, है ना, VBL अपॉन R पुट करेंगे, और फिर जो V होगा वो आंसर हो जाएगा। अप्रोच तो यही है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, आसान सवाल। हाँ, इसमें ये भी एक बात है कि आप ILB इज इक्वस टू mg जब लिख रहे हैं, ILB इज इक्वस टू जो mg लिख रहे हैं, इसमें ये जो L कंसीडर कर रहे हैं वो कैपिटल L नहीं होगा, क्या होगा? स्मॉल l होगा, क्योंकि स्मॉल l ही जो है इतना दूर का पोर्शन है जो कि मोशनल EMF का ये पार्ट जो कि सर्किट में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। इधर जो टुकड़ा होगा और इधर जो टुकड़ा होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो पहली बात स्मॉल l कंसीडर करना है। उसके अलावा एक बात देखो, ILB इज इक्वस टू mg लिखे आप, उसमें I को जो आप लिख रहे हैं VBL बाई R, कहीं पे भी डिजिट जो है 8 या 2 ये सब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। तो आप उस हिसाब से भी इसको और इसको कट करके चलेंगे, 4 आंसर होगा। इसमें देखो कैपिटल L आ रहा है ना, तो इस तरीके से आप छांट सकते हैं ऑप्शंस को। सोचना आसान है ना, सोच के आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल स्केप वेलोसिटी का सवाल। स्केप वेलोसिटी फ्रॉम स्फेरिकल प्लैनेट A इज 10 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड में दिया है। स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अनदर प्लैनेट B हुज डेंसिटी एंड रेडियस 10% ऑफ दोज ऑफ प्लैनेट A, ठीक है, इज समथिंग इन मीटर पर सेकेंड। तो स्केप वेलोसिटी एक पे दिया है, दूसरे पे फाइंड करना है। रेशियो का सवाल, आसान सवाल। ध्यान रखना है कि यहाँ किलोमीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है ना, यूनिट कंसिस्टेंसी का। इसमें स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखें, मास को आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखें, और रेडियस से जब डिवाइड करेंगे R³ को, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का डिपेंडेंसी आएगा। RP एंड डेंसिटी पे इस तरीके से डिपेंड करेगा, पहले केस का एंड दूसरे केस का। जो स्केप वेलोसिटी है उसका रेशियो A पे V1 और B प्लैनेट पे V2 रेशियो लेंगे। R2 को आप लिख पाएंगे 0.1, R1 10%, है ना, ऑफ R1। ऐसे ρ2 को लिख पाएंगे 0.1, ρ2 10% ऑफ ρ1, है ना। V1 का वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो 1000 मीटर पर सेकेंड पुट किए, और फिर कैलकुलेट करके जो है आप V2 का वैल्यू ले आएंगे, ठीक है। किलोमीटर पर सेकेंड में ये और मीटर पर सेकेंड में इतना आ जाएगा। आसान सवाल, आंसर मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल मीटर ब्रिज का सवाल, आसान सवाल है ये भी। अ मीटर ब्रिज विथ 2 रेसिस्टर्स R1 R2 एज शोन इन द फिगर वॉज बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P से 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस हुआ है। द नल पॉइंट चेंज टू 50 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P व्हेन 16 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब इसके क्रॉस 16 ओम जब आप कनेक्ट करते हैं तो नल पॉइंट फर्दर आगे चला जाता है P पॉइंट से 50 सेंटीमीटर पे, है ना। वैल्यू ऑफ R1 R2, 2 अननोन है, 2 केसेस दिया हुआ है। R1 R2 अननोन है, 2 केसेस दिया हुआ है, और उस अननोन का वैल्यू फाइंड करने बोला है। ऑप्शंस भी एक बार देखो, तो R1 R2 का वैल्यूज दिया हुआ है सब में, है ना। पहले केस में जब 40 पे है तो दिस विल बी 40, तो ये होगा 100 माइनस 40 विल बी 60। बैलेंस स्टेट में क्या होता है कि R1 अपॉन R3 विल बी R2 अपॉन R4 होता है, R1 अपॉन R3 R2 अपॉन R4, जिसमें कि थ्योरी में आप पढ़े होंगे। इसको लिख पाएंगे रो L/A और इसको रो 100 माइनस L/A, और उसके बाद फिर R1/R2 कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे, जिसमें L होता है बैलेंस लेंथ, ठीक है। बैलेंस लेंथ 40 पुट किए पहले केस में, तो जो है 100 माइनस L विल बी 60, तो यहाँ से R1/R2 2/3 आ रहा है। जैसे ही R1/R2 2/3 आया तो आपके मन में सबसे पहला बात आना चाहिए कि ऑप्शन को एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन को आप एक बार चेक करके देखेंगे कि कहीं एक ही ऑप्शन में अगर R1/R2 2/3 के बराबर होगा तो उसको हम लोग टिक मार देंगे आंसर की तरह, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन में R1/R2 ये तो 1/3 आ रहा, दूसरे ऑप्शन में R1/R2 ये भी 1/3 आ रहा, तीसरे ऑप्शन में R1/R2 16 को 8 से डिवाइड करो 2/3 आ रहा है ना। तो एक ये ऑप्शन हो सकता है आंसर। चेक करें फोर्थ में R1/R2 1/3 आ रहा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें R1/R2 2/3 आ रहा है, तो
दिस विल बी द आंसर, थर्ड विल बी द आंसर। बात आ रही समझ में? तो ऐसे करके आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना, जल्दी से। लेटर से ये अप्रोच क्लिक नहीं करता है तो आगे भी सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड केस में क्या बोला, इसके क्रॉस जो है आप एक 16 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो बैलेंस लेंथ 50 हो जाता है। तो यहाँ लगा दीजिए 16 ओम का रेजिस्टेंस, तो इसका इक्विवेलेंट, इसको अब नया R2 बोल दीजिए, इसको R1, तो R1/R2 देखो 16:y, 16 + y पैरेलल में ऐसे लिखते हैं रेजिस्टेंस, है ना। तो R1/R2 विल बी 50/50, अब 50 है बैलेंस लेंथ, एंड यहाँ पे भी 50 पुट करो तो 50 आ जाएगा, है ना, 1/1। अब यहाँ पे जो है आप x का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ y/3 पुट कर दीजिए, उस x को इधर पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। मतलब अपने पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन अननोन, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अप्रोच है। अगला सवाल, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम an angle 60 degree with horizontal. The speed of projectile is 20 मीटर पर सेकेंड when its direction of motion is 45 डिग्री with horizontal. horizontal से जब 45 पे है तब स्पीड 20 दिया है, तो इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करने बोला है। बहुत बार ये सवाल देख चुके होंगे 2 साल में, बहुत आसान सवाल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को क्या करना रहता है, इक्वेट करना रहता है। तो u cos 60 विल बी v cos 45, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। v का वैल्यू 20 दिया है तो u का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा 20√2, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बहुत आसान सवाल, ईजी कैटेगरी में रखें इसको, फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। अगला सवाल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। पहला स्टेटमेंट, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज एक्सर्टेड ओनली ऑन सॉलिड सरफेस इन कॉन्टैक्ट एज फ्लूइड प्रेशर डज नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन स्टिल लिक्विड। तो रुके हुए लिक्विड में कहीं पे भी प्रेशर नहीं होता, ऐसा ये बोल रहा है, तो ये तो गलत बात बोल रहा है ना भाई। h हाइट नीचे जाते हो तो P1 + ρgh करने पे यहाँ का प्रेशर आता है, तो यहाँ पे प्रेशर की बात करते हैं हम लोग। उसके अलावा जब भी प्रूफ करते हैं, लिक्विड का कॉलम भी तो कंसीडर करते हैं प्रूफ करने में। लिक्विड के कॉलम पे इधर से भी लिक्विड का फोर्स, इधर से भी लिक्विड का फोर्स लगाते हैं, है ना, तो प्रेशर तो होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, है ना। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन कंपेयर्ड टू इंटीरियर रिजल्ट इन सरफेस टेंशन। तो बोल रहा है कि बल्क में जो पोटेंशियल एनर्जी है, लिक्विड के बल्क में पोटेंशियल एनर्जी, एक मॉलिक्यूल का सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क होता है, और ये जो डिफरेंस होता है ये सरफेस टेंशन के फॉर्म में अपीयर होता है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि इसका क्या होगा, क्या ये सही है गलत है, तब तो आप टिक करके बढ़ेंगे, नहीं तो ओवर थिंक करने का यहाँ पे टाइम ना लेके आप इसको सेकंड राउंड में आके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेटेस्ट से सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, क्योंकि बल्क में जो है मोर इंटरेक्शन होगा, पार्टिकल का बहुत सारे पार्टिकल्स इंटरेक्शन होगा, मोर इंटरेक्शन, मोर नेगेटिव विल बी दी पोटेंशियल एनर्जी। और सरफेस पे देखो आधा ही रीज़न है लिक्विड के इंटरेक्ट करने के लिए, है ना, मॉलिक्यूल के इंटरेक्ट करने के लिए, तो लेस इंटरेक्शन लेस विल बी दी पोटेंशियल एनर्जी। लेटेस्ट से यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, -60 है मोर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे -30 है लेस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से यहाँ बढ़ा ना पोटेंशियल एनर्जी। जो डिफरेंस है ये गया कहाँ, तो ये सरफेस पे सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जो सरफेस टेंशन के फॉर्म में हम लोग को दिखता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट है ट्रू एंड फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स, आंसर हो जाएगा 4, बात पक्की है। अब ये जो सवाल है ये है सेमीकंडक्टर का सवाल। ऐसा सवाल अगर आप पहले से सॉल्व कर रखे हैं तो इसमें जल्दी से आंसर पे अराइव करना पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो मल्टीपल लेयर्स है इस सवाल में, है ना। डायोड एलईडी भी दे रखा है, यहाँ पे डायोड्स दे रखा है, और उसमें भी आउटपुट डायरेक्ट नहीं पूछा है, आउटपुट में ABCD का वैल्यू दिया हुआ है आसान सवाल। प्रैक्टिस में अगर हो तो जल्दी से सॉल्व कर लोगे, है ना। तो इसको फर्स्ट राउंड में जो है अटेम्प्ट करना रिकमेंड कर रहे हैं, मीडियम लेवल का सवाल बोल रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो LED ग्लो करने के लिए फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, इधर पे आउटपुट जो इस सेटअप से आएगा दैट विल बी 1, है ना, हायर वोल्टेज, और इधर जो है लोअर वोल्टेज, मतलब आउटपुट इस सर्किट से जाएगा दैट विल बी 0 होना चाहिए। तो उसके लिए पहले तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा A और B के फॉर्म में वो क्या होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो पहले तो नॉर गेट, देखो नॉर गेट को हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पे भी नॉर गेट है और भी 2 जगह है। नॉर गेट को ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, और का नॉट, और में ऐड होता है और उसके आगे नॉट लगा दिया, मतलब माथे पे बार। ऐसे नांद गेट की बात करें, नांद गेट को आप एंड गेट के ऊपर नॉट, एंड का नॉट ऐसे पढ़ सकते हो, एंड में होता है प्रोडक्ट और उसका नॉट मतलब उस पर बार लगा दिया, ठीक है। डी मॉर्गन रूल होता है ये सब, और A+A जो है ये A के बराबर ही होता है, ये सब रूल्स है ना, बुलियन अलजेब्रा का। अब इस डायग्राम की बात करें, देखिए यहाँ पे आप इनपुट A दिए, यहाँ पे भी इनपुट A दिए, तो अब इस गेट की बात करें, ये गेट है नॉर गेट, है ना, तो और का नॉट, तो इनपुट ऐड हो गया, और मतलब ऐड और उसका नॉट, और A+A होता है, A+A होता है A के बराबर, मतलब ये A का नॉट हो जाएगा, बार हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे B के लिए भी बोलेंगे, है ना, B का बार, और ये दोनों जो है एंड का नॉट नांद गेट में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे P पे जो आएगा दैट विल बी दिस इनपुट एंड दिस इनपुट, इसका प्रोडक्ट और उसका नॉट, है ना।
अब जब यहाँ आप देख रहे हैं तो पूरे के ऊपर जो बार है इंडिविजुअल में स्प्लिट करना है, तो इंडिविजुअल में पूरे के ऊपर प्रोडक्ट पे जब बार होता है तो आप ऐसे स्प्लिट करते हैं डी मॉर्गन रूल से, इंडिविजुअली बार प्लेस करते हैं और प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही कर दिए आप कन्वर्ट, पहले से बार था एक और बार आ गया तो कैंसिल हो गया, बार जो है कैंसिल हो गया, ए कन्वर्ट हो गया, वैसे ये बी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो पी पे तो ये आ रहा है आउटपुट है ना पी का। ऐसे क्यू की बात करें तो देखो यहाँ पे सी डी ये है नॉर गेट है ना, तो नॉर मतलब पहले ऐड करो और उसके ऊपर से बार, तो ये है आपका पी पे और क्यू पे आउटपुट। अब वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा, एक एक करके चेक करना पड़ेगा किस में पी पे जो है आ रहा है, पी पे आना चाहिए था क्या 1 आना चाहिए था और क्यू पे आना चाहिए था 0। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं तो 0 + 1, 0 + 1 विल बी 1। ठीक है, सी और डी के लिए 0 + 0, 0 + 0 विल बी 0, 0 का बार विल बी 1, लेकिन अपने को यहाँ 1 नहीं चाहिए था, 0 चाहिए था क्यू पे, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शन को चेक करें, ऐसे सारे ऑप्शन को आप चेक करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन आपको दिखेगा सेटिस्फाई करते हुए कि यहाँ पे आउटपुट 1 आया और यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अगला सवाल, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एट सेंटर ऑफ स्क्वायर इज फाउंड टू बी F1 व्हेन 4 पार्टिकल्स हैविंग मास, 4 मास से दे रखा है, प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एज शोन, डायग्राम भी दिया है। F2 व्हेन पोजीशन ऑफ 3m एंड 4m आर इंटरचेंज, तो 3m और 4m का लोकेशन आप इंटरचेंज जब कर देते हैं तब जो सेंटर पे फोर्स लगेगा उसको F2 बोल रहे हैं और इस केस में F1 बोल रहे हैं, तो होगा कोई मास m0, फोर्स का रेशियो ही तो लेना है ना। तो एक बात, इस सवाल की बात करें तो आसान सवाल है ना, थोड़ा सा लिखने का मेहनत है इसमें है ना, रेशियो लेना आसान है, तो इसको आप पहले राउंड में अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे m0 ये अट्रैक्ट करेगा F से, अगर ये देखो डिस्टेंसेस बराबर है ना, तो ये अगर अट्रैक्ट किया F से तो ये 3F से, तो इफेक्टिव आएगा 2F है ना। सिमिलरली ये 2F से तो ये 4F से, मास जो है 4 टाइम्स, तो 4F एंड 2F अपोजिट में, तो इधर भी आएगा 2F। तो आप बोलेंगे इधर 2F है एंड 2F है, तो रिजल्टेंट विल बी √2 टाइम्स ऑफ 2F, √2 टाइम्स ऑफ 2F, ऐसे बोल पाएंगे है ना। वही सारा कैलकुलेशन यहाँ पे है, ये F देखो, ये 3F, ये 4F और ये 2F से जो है खींच रहा होगा बीच वाले मास को, और ये जो F है इसका वैल्यू बोल रहे हैं G m0 अपॉन सेपरेशन ये R का स्क्वायर। ठीक है, और ये 4F 2F कट के 2F हो जाएगा एंड ये 3F F कट के 2F हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ 2F ये आ जाएगा। और यहाँ पे जब एक्सचेंज कर दिए तो यहाँ 3F और यहाँ पे 2F, इधर विल बी F और यहाँ पे 4F और यहाँ पे F, इस साइड 3F, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके रिजल्टेंट विल बी √10F। अब रेशियो ले लीजिए है ना, 2√2F एंड √10F, ये आ जाएगा 2/√5, F1/F2, α/√5 बोला, अल्फा का वैल्यू फाइंड करने बोला, डैट विल बी 2। इस तरीके से आंसर पे अराइव करेंगे है ना। तो लिखने में, मेरे लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि हम डायग्राम बनाए हुए हैं, तो आपको, लेकिन पेपर में जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगता है चीज़ों को सॉल्व करने में। ठीक है, अगला सवाल, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक पार्टिकल ऑफ मास इतना AMU इंटू 4 अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ हीलियम दिया है इतना, 1 AMU का वैल्यू दिया है। तो इस सवाल को देखो, तुम इस सवाल में वैल्यूज़ डेसिमल में है ना। ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में डिजिट भी रिपीट हुआ है, मतलब बस डिजिट मैच करा के काम नहीं चलेगा है ना, आपको पावर का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरा ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये सवाल है लेंदी, कैलकुलेशन वाइज क्या है लेंदी, तो आपके लिए ये ट्रैप है। आप इसमें अपना जो टाइम इन्वॉल्व करेंगे उससे बेटर है कि आप आगे आने वाले आसान सवालों को पहले अटैम्प्ट कर लें। राउंड 1 में इसको अटैम्प्ट करना नहीं चाहिए, सेकेंड राउंड में जब आएंगे फिर से आपके पास टाइम रहेगा, इसको अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब सवाल देखिए, तो एनर्जी कंजर्वेशन से आप बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है वो किस पे गिर रहा है, इस मास पे गिर रहा है और इसको ब्रेक कर दे रहा है 4 अल्फा पार्टिकल में ना। तो इनपुट इज दिस एंड मास एनर्जी रिएक्टेंट का, इन दोनों को ऐड कर दे, यही तो कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट के फॉर्म में, है कि नहीं। तो यहाँ से HF को लिख पाएंगे मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट C² है ना, और इस H को नीचे लेके आ जाए तो फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशन का होगा वो आएगा। अब मास ऑफ प्रोडक्ट पुट किए, देखो AMU में ये मास दिया है न्यूक्लियस का, अल्फा पार्टिकल का, तो ये पुट किए हैं AMU में, और रिएक्टेंट का मास दिया AMU में इतना, अपने को तो केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1 AMU कितना केजी होता है ये डेटा भी आपको दिया हुआ है, 1.66 10⁻⁻27 यूज़ करना है। स्पीड ऑफ लाइट का भी वैल्यू दिया हुआ है, H का भी वैल्यू दिया हुआ है, आप सब पुट कर दिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखो ये 16.008 ये सब्ट्रैक्ट किए। अब 1.66 को तुम चाहे तो ऐसे ही रखो या 5/3 से भी जो है रिप्लेस कर सकते हो है ना। रिप्लेस किए, 3 का स्क्वायर और पावर सारा जो है एक साथ ऐड कर दिए। फर्दर कैलकुलेट करने पे आपको जो है आंसर क्लोज टू आ रहा है 15 × 10⁻19। ठीक है, तो आप 10⁻19 वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 को आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बात आ रही समझ में, तो पूरा ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो आपको इसको सेकेंड राउंड में करना चाहिए। अब अगला सवाल,
A cylindrical tube AB of length L closed at both end contains an ideal gas of 1 mole having molecular weight m. गैस है इसमें दोनों तरफ से क्लोज्ड है और इसमें जो है 1 मोल ऑफ गैस है, मोलिकुलर वेट इतना दिया है. ट्यूब इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट ओमेगा, कांस्टेंट ओमेगा से घुमा दिए. अबाउट ए बी, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी ए बी पासिंग थ्रू एच. ठीक. इफ़ पी एंड पी बी आर प्रेशर एट ए एंड बी, ए और बी पे प्रेशर है तो आपको पी और पी बी को कंपेयर करना है. कंसीडर कर रहे हैं टेम्परेचर सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द ट्यूब, टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है. अब ये सवाल बिल्कुल ओरिजिनल सवाल है ना, मेंस में रिपीट हुआ टाइप का सवाल नहीं है. इस सवाल को आप अगर फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करते हैं तो टाइम इन्वॉल्व होगा, सेम सही आंसर पे अराइव करें ना करें, है ना. तो बेटर है इसको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करें. फ्रेश दिमाग से सोचे तो कुछ अच्छा आइडिया भी क्लिक करेगा जल्दी से सॉल्व करने का. तो लेटेस्ट से सेकंड राउंड में आके इसको हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं. तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग फ्लूइड में भी देखे हैं कि फ्लूइड में एक रॉड में पानी भर के आप या लिक्विड भर के घुमाते हैं तो प्रेशर का जो वेरिएशन होता है ये पैराबोलिक फॉर्म में होता है. प्रेशर एट एक्स, यहाँ से एक्स सेपरेशन पे प्रेशर और सी पे जो प्रेशर का डिफरेंस है कुछ इस तरीके से लिखते थे, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2. ऐसे ही एक बाल्टी में पानी भर के घुमा दिए ओमेगा से तो भी जो है प्रेशर का वेरिएशन एक्स के साथ ऐसे ही देखते थे. यहाँ पर भी कुछ वैसा ही अप्रोच है ना. तो इस लॉजिक से थोड़ा अगर सोचो, टाइम लेटर से कम है तो ऑप्शंस देख सकते हो, पी ए पी बी बराबर तो नहीं होगा. और उसके अलावा जो है क्या इसमें हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस लगा सकते हैं. तो पता चल रहा है कि सर देखिए ऑप्शन में जो है पावर में बस फ़र्क क्या है 2, 3 और यहाँ 1 का, बाकी तो सब सेम है. डायमेंशनल एनालिसिस लगाने से भी कुछ फ़ायदा है नहीं. ठीक है. हाँ, यहाँ पे अगर तुम ये सब बातें फ्लूइड वाली ये बातें अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो तुम ये सोच पाओगे कि सर एक्स स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए तो एल स्क्वायर बाई 2 में भी हो, है ना. देखो एल स्क्वायर तो सब में ही है तो इस सवाल में इंटीग्रेशन तो लगाना पड़ेगा, है ना. जैसे घूमते हुए पाइप में प्रेशर देखने के लिए हम लोग एक्स पे जाके डी एक्स कर लेते थे और वो सर्कुलर ट्रैक पे घूमता था कुछ इस तरीके से. तो बोलते थे सर रेडियल एक्सेलरेशन इसका इधर की तरफ होगा तो नेट फोर्स इधर की तरफ ही होगा, तो इधर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, इधर की तरफ प्रेशर ज़्यादा रहा होगा तो प्रेशर इधर P इंटू एरिया फोर्स, इधर की तरफ से P डी पी इंटू एरिया, तो नेट फोर्स जो है डी पी इंटू एरिया इधर की तरफ, दैट इज़ मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन, है ना. रेडियल एक्सेलरेशन को लिखते थे ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना. और ये जो डीएम होता था डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम ये लिखते थे. और फिर एक्स डी एक्स आता था, इसका इंटीग्रेशन होता था 0 से लेके एल तक इंटीग्रेशन होता था फ्लूइड वाले सवाल में, तो फिर एल स्क्वायर बाई 2 आता था, है ना. अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है इसमें देखो एल स्क्वायर बाई 2 यहाँ आ रहा है ना. लेटेस्ट से इसके आगे का बात क्लिक नहीं कर रहा, आगे भी अप्रोच है नहीं क्लिक कर रहा, तो एल स्क्वायर बाई 2 सोच के तुम टिक कर सकते हो. मन में ये रीजनिंग लेके चल सकते हो कि क्या एल स्क्वायर बाई 2 की जगह पे एल स्क्वायर बाई 3 हो सकता है. कैसे होगा? क्या डेंसिटी जो है, डेंसिटी का वेरिएशन में कहीं पे ऐसा नंबर आ सकता है? पॉसिबल नहीं है ना. हाँ, यहाँ पे एल स्क्वायर ना हो कि एल क्यूब इधर कहीं दिया होता, एल क्यूब बाई 3 दिया होता, तो मे भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा दुविधा में आते हैं, है ना, कि क्या पता डेंसिटी में कहीं से एक्स आ रहा हो, है ना. मोल भी देखो एक ही मोल दिया हुआ है, तो डेंसिटी एक यहाँ पे टर्म है जो कुछ वेरिएबल्स लेके आ सकता है, बाकी ओमेगा तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, तो एक्स का इंटीग्रेशन होगा एल स्क्वायर बाई 2 आना चाहिए. उस हिसाब से ये आंसर हम लोग टिक करके बढ़ सकते हैं. शांत दिमाग से सोचो तो तुम इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो. बाकी डिटेल में भी इसको देखते हैं. तो देखिए पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, गैस के लिए तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लिखोगे, नंबर ऑफ मोल को मास अपन मोलर मास लिखोगे. अब यहाँ पे मास अपन वॉल्यूम कर दो, मोलर मास को इधर लेके आ जाओ, तो दिस इज डेंसिटी, तो डेंसिटी को आप पी एम अपन आर टी लिख पाएंगे. इस डेंसिटी को उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए तो फिर कुछ इस तरीके का जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए. ए से लेके बी देखो आ रहा ना, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ही आ रहा है ना, तो इससे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो है एल एन पी बी अपॉन एल एन पी ए, 0 से लेके एल इंटीग्रेट किए, ए से लेके बी में इंटीग्रेशन लगाएं तो एल एन पी बी अपॉन पी ए, और फिर यहाँ पे आर एच एस में एल स्क्वायर बाई 2 विथ दिस कॉन्स्टेंट ई टू दी पावर में कन्वर्ट किए और फाइनली आंसर ये आ गया. ठीक है. तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इस ऑप्शन को टिक मार के आगे भी बढ़ सकते हैं, है ना, बट बेटर है कि एक बार कंफर्म कर लें. अगला सवाल, रॉड एक्स वाई ऑफ इक्वल डायमेंशंस बट डिफरेंट मटेरियल आर जॉइंड एज शोन. ठीक है, एक्स 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 और यहाँ वाई 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 है. ठीक है. टेम्परेचर ऑफ एंड ए एंड एफ आर मेंटेन्ड एट 140, मतलब कि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे कितना है 40 है टेम्परेचर. ठीक है, बढ़िया बात. गिवन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड एक्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ वाई, थर्मल कंडक्टिविटी एक्स वाले का ज़्यादा है ना. देन टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी एंड ई, है ना. तो सोचने के हिसाब से तो सीरीज पैरेलल का सवाल है ना. थोड़ा सा कहानी, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, लेकिन हाँ ऑप्शन देखो तुम, ये देखो 89, 73 ये भी है, तो मे भी हो सकता है कुछ हैवी लोडेड कैलकुलेशन भी हो, है ना, बट कॉन्सेप्ट तो ईजी है.
तो इसको आप फर्स्ट राउंड में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आर को लिखते हैं एल बाई के थर्मल रेजिस्टेंस, तो के से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आर एक्स को अगर आर नॉट बोल रहे हो तो आर वाई बाई आर एक्स विल बी के एक्स बाई के वाई। के एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ के वाई, बोला भी है ना, कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ वाई, है ना, तो 3 टाइम्स। तो यहाँ से आप आर वाई को लिख पाएंगे 3 टाइम्स ऑफ आर एक्स, मतलब 3 आर नॉट के बराबर या 3 आर के बराबर, है ना। एक्स का रेजिस्टेंस आर आर आर, वाई का 3 आर 3 आर 3 आर पुट कर दिए। अब ये दोनों को देखिए 6 आर एंड 2 आर इन पैरेलल, 6 आर इंटू 2 आर अपॉन 8 आर 3 आर बाई 2 प्लेस कर दिए इसके बीच में, बी और ई के बीच में। अब ये 3 रजिस्टर वाला सर्किट है, एक प्रकार से 100 से लेके 40 टेम्परेचर डिफरेंस में हीट करंट फ्लो कराओगे। सीरीज कॉम्बिनेशन से आप बोल पाएंगे कि सर देखिए आर इक्विवेलेंट इस तीनों का रेजिस्टेंस का सम करके 11 आर बाई 2 आ रहा है। और करंट की बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर इक्विवेलेंट पुट किए तो इतना आ रहा है। सर अच्छा वैल्यू नहीं है लेकिन ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टी पे टेम्परेचर कितना होगा, तो 100 माइनस टी अपॉन आर, यहाँ का रेजिस्टेंस दैट विल बी करंट, सेम करंट रेजिस्टर से फ्लो करता है ना, उसका यूज़ किए। आई का वैल्यू उठा के पुट किया। अब यहाँ से टी सॉल्व करोगे तो टी के सॉल्व करने में इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन आ रहा, आंसर आ रहा 89.09, है ना। यहाँ देखो तुम अगर गलती से इसको सोचे कि अप्रॉक्स कर देते हैं, है ना, इसको 10 ले लेते हैं, सोच के देखो। यहाँ पे तुम सोचे कि गलती से अगर तुम सोच ले कि सर थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, इसको 10 कर देते हैं, जैसे ही तुम 10 करोगे तो 98 आंसर आएगा। समझ रहे हो बात को। तो 11 से डिवाइड करने पे 89.09, और वही इसको तुम अप्रॉक्स करके 10 करना चाहोगे तो 98 आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत का फ़र्क है कि नहीं। तो कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा है जिसका आपको केयरफुली ध्यान देके बढ़ना है आगे। ऐसे यहाँ पे देखिए TE माइनस 40 अपॉन 3R करोगे तो करंट आएगा। करंट यहाँ से उठा के पुट किए, TE का वैल्यू फाइंड किए, तो TE का वैल्यू जो है ये आ रहा 72.7। यहाँ पे भी आप अगर 11 की जगह पे 10 पुट करेंगे तो 80 आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन लेने से बचना है इस सब सवालों में, है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन्स है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन्स है, तो यहाँ पे अननेसेसरी अप्रॉक्सीमेशंस नहीं लेना है। यहाँ पे अगर तुम इसको 10 ले लेते देखो तो ये 98 हो जाता 89.09 की जगह, और यहाँ पे तुम इसको 10 ले लोगे अगर थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेना चाहोगे तो ये आ जाएगा तुमको 80, आंसर गलत आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ इन्वॉल्व है, अकॉर्डिंगली ध्यान रख के चलेंगे। मीडियम लेवल का सवाल, कॉन्सेप्ट तो आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है, सीरीज़ में रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस भी जो है रेजिस्टेंसेस के प्रोपोर्शनल होंगे। तो टेम्परेचर्स का जो डिफरेंस का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा, है ना। कुछ इस तरीके से इसके और इसके अक्रॉस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, मतलब तीनों को, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, इस तरीके से आएगा रेशियो। सम करने पे 11, तो रेशियो पता है टेम्परेचर डिफरेंस का, है ना, और सम ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस जो है यहाँ से यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस 60 के बराबर होगा। तो आप यहाँ से यहाँ में टेम्परेचर डिफरेंस को बोल पाएंगे रेशियो से एंड सम से कि सर टोटल है 60 टेम्परेचर का डिफरेंस, उसमें से जो है डेल्टा T1 जो ये बोल रहा है टोटल 2 + 3 + 6 टोटल 11 टुकड़ा में बांटिए सर, उसमें से 11 टुकड़ा में बांटने के बाद इस टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा T1 को चाहिए 2 टुकड़ा, है ना, तो इंटू 2 कर दीजिए, है ना। बात आ रही समझ में, रेशियो का यूज़ कर रहे हैं आप। तो डेल्टा T1 आएगा इतना, 100 माइनस TB आएगा इतने के बराबर। यहाँ से TB का वैल्यू आप सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए डेल्टा T3 बोल रहा कि सर 60 को टोटल 2, 3, 6, 11 टुकड़ों में बांटिए और उसमें से जो है 6 टुकड़ा, डेल्टा T3 बोल रहा कि हमको उसमें से 6 टुकड़ा चाहिए, है ना, तो 6 टुकड़ा दे दो, है ना। तो इस तरीके से जो है आप डेल्टा T3 लिखिए, डेल्टा T3 को लिख पाएंगे TE माइनस 40, है ना। तो TE माइनस 40, तो यहाँ से जो है 40 इधर लेके आइए, TE का वैल्यू आ जाएगा 73 के आसपास आ रहा है ना, तो 89 एंड 73, इस तरीके से भी आंसर पे पहुँच सकते हैं। अगला सवाल, A thin convex lens of focal length 5 cm, a thin concave lens of focal length 4 cm, 5 and 4 cm, combined together without any gap, कोई गैप नहीं है, and this combination has magnification m1 when object is placed 10 cm before convex lens। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं तो मैग्निफिकेशन है कितने के बराबर, कंबाइंड मैग्निफिकेशन m1 के बराबर। कीपिंग द पोजिशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट अनडिस्टर्ब्ड, अ गैप ऑफ 1 cm इंट्रोड्यूस बिटवीन द लेंस बाय मूविंग कॉन्केव लेंस अवे। तो आप कॉन्केव लेंस को यहाँ से थोड़ा दूर कर दिए और फिर 1 सेंटीमीटर का यहाँ गैप क्रिएट कर दिए, ऑब्जेक्ट यही है और ये कॉन्वेक्स लेंस यही है। अब जो कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन होगा दैट इज़ m2 बोला है, ठीक है, तो m1/m2 फाइंड करना है। सवाल तो बढ़िया, डुएबल सवाल, मीडियम लेवल का सवाल, सोचेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, इसको सॉल्व करने पे ऑप्शन मैच नहीं करता है, गलत हो रखा है ये सवाल, NTA की तरफ से ये ड्रॉप कर दिया गया था सवाल।
अब ऐसा सवाल अगर आता है पेपर में तो मन तो करेगा ही अटैम्प्ट करने का, आप अटैम्प्ट भी करेंगे, आंसर आपका जो आएगा ऑप्शन अगर मैच नहीं करता तो आप खुद पे भरोसा रखेंगे कि मेरा अटैम्प्टेड सही था, हम पीस ऑफ माइंड के साथ अटैम्प्ट किए हैं तो मेरा आंसर सही होगा। हो सकता है एनटीए का आंसर गलत हो, है ना। तो आप सेकेंड राउंड सॉल्विंग जो जाते हैं उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे भी आसान सवाल आएगा, ठीक है। तो ये तो मीडियम लेवल का सवाल है। अब इसका सही आंसर क्या है वो देखो। पहली बात कि दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट का जो सेपरेशन है कॉन्वेक्स लेंस से वो 10 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ है 5 तो 10 सेंटीमीटर मतलब 2f है, 2f पे ऑब्जेक्ट, तो ये लेंस दोनों ही केस में जो इमेज बनाएगा 10 सेंटीमीटर आगे बनाएगा, मतलब मैग्नीफिकेशन पहले लेंस का v/u 10/-10 -1 ही होगा दोनों केस में। और ये जो ऑब्जेक्ट और ये जो इमेज है पहले लेंस से ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा दूसरे लेंस के लिए, ठीक है। और कॉम्बिनेशन का जो मैग्नीफिकेशन होगा पहले से मैग्नीफिकेशन दूसरे लेंस से मैग्नीफिकेशन प्रोडक्ट लेके आप लिखेंगे। अब पहले केस में लेंस 2 की कहानी देखिए तो लेंस 2 के लिए ये है ऑब्जेक्ट की तरह u विल बी 10, फोकल लेंथ है -2, आप मैग्नीफिकेशन फाइंड करने चले, v लिखते हैं uf/u+f, है ना, 1/u को इधर लेके चल जाओ तो जो है 1/f + 1/u एलसीएम लोगे तो v सॉल्व करके इतना आएगा, मैग्नीफिकेशन v/u तो u को नीचे लेके आ जाओ तो मैग्नीफिकेशन लिख पाओगे f/u+f के बराबर, वैल्यूज पुट करेंगे, है ना, f का u का तो ये आ रहा -2/3 के बराबर, है ना। लेंस 2 का मैग्नीफिकेशन -2/3 एंड कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन पहले लेंस का मैग्नीफिकेशन m1 दूसरे का इतना प्रोडक्ट ले लो 2/3, ये आ रहा मैग्नीफिकेशन पहले केस में। दूसरे केस में आप कॉन्केव लेंस को 1 सेंटीमीटर सरका दिए हो तो ये जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है I1 कॉन्केव के लिए ये अब इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, टोटल 10 और ये 1 तो ये 9 सेंटीमीटर की दूरी पे, फोकल लेंथ इज दिस, फिर से मैग्नीफिकेशन f/u+f में डिटेल्स ये सब पुट करेंगे तो मैग्नीफिकेशन सेकेंड लेंस का आ रहा है -4/5, कंबाइंड मैग्नीफिकेशन ऑफ सिस्टम ml1 ml2 -1 -4/5 4/5, ठीक है। m1 आया था 2/3, m2 आया है कंबाइंड मैग्नीफिकेशन 4/5, रेशियो लेंगे तो 5/6 आ रहा है जो कि किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, ये सवाल ड्रॉप कर दिया गया है, बोनस होगा, सबको इसमें बराबर बराबर मार्क्स मिल रहा होगा, है ना। हाँ, हो सकता है कि आपको ये फॉर्मूला दो लेंस जब गैप पे होता है तो उसके लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये में भी पढ़ाया गया हो, तो इस फॉर्मूला को अगर आप रिकॉल करते हैं तो इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए, इक्विवेलेंट लेंस फाइंड करने के लिए ये यूज़ करके इस लेंस को सेकेंड लेंस से डी गैप पे रखना पड़ता है, ये बात भी देखना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। बेसिक का प्रोसेस को ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं तो इसमें आप उलझेंगे, टाइम का बर्बादी होगा, और एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है भी नहीं, ठीक है। तो इस सब फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़े, बेसिक का प्रोसेस जाएं, जितना थ्योरी एनसीईआरटी में दिया है, जो फॉर्मूला दिया है उससे सारे सवाल बन जाने चाहिए, उसी पे बेस्ड है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है मेंस और एडवांस भी, ठीक है। अगला सवाल, कंसीडर एन इक्विलैटरल प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट्स वन सरफेस at certain angle, if emergent ray found to graze along the other surface then angle of refraction at incidence surface is close to। बहुत आसान सवाल, रे ग्रेस कर जा रहा है यहाँ 90 डिग्री बना के, मतलब यहाँ ये क्रिटिकल एंगल होगा और ये R1 फाइंड करने बोला है आपको, ठीक है, पता नहीं समझ में, और एंगल ऑफ प्रिज्म भी पता है 60, है ना। तो क्रिटिकल एंगल आप फाइंड करेंगे, क्रिटिकल एंगल फाइंड किए 1/n से, है ना, क्रिटिकल एंगल जो है दैट विल बी R2 क्योंकि ग्रेस करके जा रहा तो दिस विल बी क्रिटिकल एंगल के बराबर। अब R2 पता है, R2 45 और इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ये 60, तो R1 यहाँ से आप 15 डिग्री मार्क करके आगे बढ़ेंगे, इतना सा सॉल्व करना है, तो बहुत जल्दी ये सवाल होगा, है ना। तो टफ सवाल में अपने को टाइम बर्बाद ना करके ऐसे ऐसे आसान सवाल को मार्क करके आगे बढ़ना है ना। अगला सवाल, वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस इंक्रीजेज 8 टाइम्स, मतलब वॉल्यूम को आप V से लेके 8V कर दिए, ठीक है। टेम्परेचर बिकम 1/4, टेम्परेचर जो है T/4 जो है आप कर दिए हैं। ड्यूरिंग रिवर्सिबल चेंज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का एक्सचेंज नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस। देन आइडेंटिफाई द गैस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, एडियाबेटिक प्रोसेस में ही गामा आता है और गामा अलग अलग गैस के लिए अलग होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में एडियाबेटिक प्रोसेस में ये रिलेशन होता है, पहले केस से दूसरे केस का टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में ये रिलेशन लिख पाओगे, और T1/T2 विल बी V2/V1 गामा -1। वॉल्यूम सेकेंड वॉज 8 टाइम्स, तो V2 इज 8 टाइम्स ऑफ V1 एंड टेम्परेचर फाइनल वॉज 1/4, है ना। तो टेम्परेचर फाइनल 1/4 ऑफ T इनिशियल, तो ये आ जाएगा 4 के बराबर यहाँ पे। अब यहाँ से गामा के लिए सॉल्व किए तो गामा आ रहा है 5/3 के बराबर, है ना। मोनोटोमिक गैस होगा 5/3, गामा किसका होता है, मोनोटोमिक गैस का, तो मोनोटोमिक गैस कौन है इसमें, हीलियम है, तो हीलियम हो जाएगा आंसर इसका। आसान सवाल, डुएबल सवाल, तो कोई लेंथी सवाल में पीछे ना उलझ के ऐसे ऐसे सवालों को करके आगे बढ़ना जरूरी है। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन E XI कैप YJ कैप, ठीक है। I के साथ X है और J के साथ Y है, आसान चीज़। A का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू दिया है, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट
दिस इज़ 500 वोल्ट, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑरिजिन। आसान सवाल फिर से, डेल्टा वी माइनस टाइम्स ऑफ ई डॉट डी आर का आप यूज़ करेंगे, जिसमें ई भी जो है आसान सा दिया है, आई कैप के साथ एक्स है और जे कैप के साथ वाई दिया हुआ है, इंटीग्रेटेबल आसानी से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई आई कैप ई वाई जे कैप पुट करेंगे एंड ई डॉट डी आर में डी आर को डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फिर ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई, इंटीग्रेशन इसका करें कहाँ से कहाँ, तो देखो ई एक्स का वैल्यू 10x पुट किए और ई वाई का वैल्यू 5y पुट किए। इनिशियली था कहाँ पे और फाइनली कहाँ पे, इनिशियली था 10, 20 पे x 10 एंड y 20 और फाइनली ओरिजिन पे चल जाएगा तो x और y 0 0। तो लिमिट आप पुट किए, सॉल्व करने पे डेल्टा v जो है ये आ रहा है देखो इतने के बराबर है ना, 1500 के बराबर आ रहा है। और p पे जो पोटेंशियल था है ना, कहाँ पे 10, 20 जो पॉइंट था इस पे जो पोटेंशियल था दैट वाज 500 पुट किए और ओरिजिन पे पोटेंशियल आप इसको इधर लेके आए 2000 वोल्ट के बराबर, ओरिजिन पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल इतना हो जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आंसर मार्क किया। आसान सवाल, डुएबल सवाल, फर्स्ट राउंड में पक्के से अटेम्प्ट करना चाहिए। अगला सवाल, अ सिंपल पेंडुलम हैज अ बॉब विथ मास m एंड चार्ज q, द पेंडुलम string has negligible mass. When a uniform and horizontal electric field is applied, the tension in the string changes. The final tension in the string when pendulum attain equilibrium position. बहुत आसान सवाल। पेंडुलम इस तरीके से, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में QE लगेगा, फोर्स mg लगेगा इधर, QE और mg का जो वेक्टर सम होगा उसको बैलेंस कर रहा होगा टेंशन, टेंशन को तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो और आंसर ये मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। 10 सेकंड में सॉल्व करने वाला सवाल है ना, 10 से 5 सेकंड में सॉल्व करने वाला सवाल। या फिर अगर ये अप्रोच नहीं क्लिक करता है तो आप जो है टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, ये लिख के फिर जो है ये जो दो इक्वेशन आएगा इसका स्क्वायर करोगे, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर एम जी स्क्वायर क्यू ई स्क्वायर के बराबर आएगा। और यहाँ से जो टेंशन है ये क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर ऐड करके रूट अंडर के बराबर, ऑप्शन 3। बहुत आसान सवाल, फर्स्ट राउंड में पक्के से अटेम्प्ट करना चाहिए इसको। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, मैच द कॉलम यूनिट डायमेंशन का सवाल। यहाँ पे जो है आपको क्वांटिटी दिया है, इधर उसका डायमेंशन दिया है, मैच कराना है कॉलम। सबसे आसान सोचना इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स में के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, के को आप फोर्स अपॉन एक्स लिखेंगे, एम एल टी माइनस 2 फोर्स का मास इंटू एक्सलेशन डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड एक्स लेंथ, लेंथ कट जाएगा तो एम का पावर 1 एल का पावर 0 टी का पावर माइनस 2, एम का पावर 1 एल का पावर 0 टी का पावर माइनस 2। तो आप यहाँ बोल पाएंगे कि सर पहला जो है ये इससे मैच कर गया, ठीक है। तो ए जो है देखो सेकंड से मैच करे, सेकंड से मैच करे, इसी दोनों में है तो ये दो ऑप्शन होगा नहीं, ये दो एलिमिनेट हो गया। यहाँ से फायदा तुमको क्या हुआ कि इस दो ऑप्शन में डी को देखो, डी में जो है डी का मैच होगा 3, तो तुमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं क्योंकि यही दोनों में से कोई फर्स्ट और फोर्थ में से कोई सही है, तो डी का हो जाएगा यहाँ पे 3। अब इस दोनों में से इसको छोड़ो, ये तो देख गए, अब बी और सी में से कोई भी एक का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर लो। थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला एम वी स्क्वायर का ये एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, यहाँ पे टाइम का, फिर टेम्परेचर का केल्विन, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का एल, यहाँ से के का डायमेंशनल फॉर्मूला छाटेंगे तो इस तरीके से आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, बी में ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। बी में ऑप्शन 4 ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से रील कर पाएंगे, इसको मीडियम लेवल का सवाल बोल सकते हैं और इसको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना ही चाहिए। अगला सवाल, 3 आइडेंटिकल कॉइल्स C1, C2, C3 आर क्लोजली प्लेस्ड सच दैट दे शेयर कॉमन एक्सिस, कॉमन एक्सिस। C2 is exactly midway, this is C2 exactly midway. C1 carries a current I in anti-clockwise direction, okay, anti-clockwise direction, while C3 carries current I in clockwise direction, clockwise direction. An induced current flows through C2 in clockwise, clockwise में मतलब C3 के डायरेक्शन में ही इंड्यूस करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो ऑप्शन है C1 एंड C3 मूव विद इक्वल स्पीड अवे फ्रॉम C2, C1 मूव टुवर्ड्स C2 एंड C3 मूव्स अवे फ्रॉम C2, C1 मूव्स अवे फ्रॉम C2 एंड C3 मूव्स टुवर्ड्स C2, C1 C2 मतलब ओवरऑल C1 C2 का मोशन को लेके कमेंट करना है, इसमें इंड्यूस करंट लाना है ना। अब ये जो सवाल है सोचना पड़ेगा, फ्रेश सवाल है, रिपीटेड काइंड ऑफ सवाल नहीं, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, सोचने में लगेगा टाइम, डायग्राम्स बनाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सेंस देखना पड़ेगा, है ना, तो उसमें लगेगा टाइम। तो इसको आप जो है हार्ड कैटेगरी में पुट कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन वाइज ये हार्ड होता है, और इसको आप अटेम्प्ट करें सेकेंड राउंड में, है ना, और अपना टाइम बचाएं। अब सेकेंड राउंड में जब आप आएंगे कोई एक डायरेक्शन से देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से अगर आप देख रहे हैं तो देखो ये बाहर की तरफ और ये डॉटेड वाला
लाइन के पीछे की तरफ है ना, बाहर की तरफ लाइन के पीछे की तरफ। अब जब इस साइड से देखोगे तो देखो ये है आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये है क्लॉकवाइज में, है ना। C1 में बोला है क्लॉकवाइज, सॉरी C1 में बोला है एंटी क्लॉकवाइज करंट, है ना। C1 कैरीज आई करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड C3 कैरीज आई करंट क्लॉकवाइज में, तो ये क्लॉकवाइज में, ठीक है। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा ऐसे, इस तरीके से। और जैसे ये ग्रीन वाला एक लाइन तुमको ड्रॉ करके दिखा रहा है, ये सेकेंड वाले कॉइल को इस तरीके से कट कर रहा होगा, जैसे यहाँ तुम देख पा रहे हो, ठीक है। और C3 में क्लॉकवाइज करंट है तो राइट हैंड थंब रूल से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी C3 में से, और C2 में इस तरीके से अंदर जाके इस साइड से पास कर रही होंगी, ठीक है। अब कैसे मूव कराएं कि इसमें C2 में इंड्यूस करें, C2 में इंड्यूस करंट आए कैसा, क्लॉकवाइज। अब लेंज लॉ का यूज करके हम लोग आगे की बातों को देखेंगे। तो देखो C1 कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है लेफ्ट से राइट की तरफ एंटर कर रहा है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ। एंड C3 की वजह से देखो तो राइट से लेफ्ट की तरफ एंटर कर रहा है ना। बात आ रही समझ में, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर सेल्फ इंड्यूस्ड, अब अगर इंड्यूस करंट ऐसा होना है तो सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आना पड़ेगा। और ये कब आता है, लेंज लॉ बोलता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने के लिए आता है। तो ये अपोज करने के लिए इधर की तरफ आएगा कैसे, देखो पहले वाले की वजह से लाइंस अगर ऐसा है और अगर ये बढ़े, मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, है ना, तो इधर की तरफ सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए देखो पहले वाले का रोल, देखो पहले वाले कॉइल की वजह से फील्ड जो है लेफ्ट से राइट जो आ रहा है, मतलब इधर की तरफ डायरेक्टेड एक तरीके से, ये अगर बढ़ने लगे, है ना, पहले वाले की वजह से बढ़ने लगे फील्ड लाइन, उसको अपोज करने के लिए सेल्फ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ लाना पड़ेगा। मतलब पहले वाले कॉइल को नजदीक आना पड़ेगा, है ना, पहले वाले कॉइल को क्या करना पड़ेगा, नजदीक आना पड़ेगा। देखो लाइंस जो है, लाइंस जो है कुछ इस तरीके से निकल रही होती हैं कॉइल से, है ना, इस तरीके से निकल रही होती है, तो नजदीक आएगा कॉइल वन, नजदीक आएगा तो ये जो लेफ्ट से राइट जा रहा है लाइंस, ये बढ़ेगा नंबर में, है ना। तो उसको अपोज करने के लिए सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड कॉइल इधर की तरफ होगा, क्लॉकवाइज करंट। तो C1 हैज टू मूव क्लोजर टू C2। थर्ड वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना। और अगर थर्ड वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अगर कम होता है, कम होने लग जाए, है ना, कम होने लगेगा मतलब इधर की तरफ जो लाइंस एक्सटर्नल थर्ड कॉइल की वजह से था वो घटने लगेगा, तो इस चेंज को भी अपोज करेगा कॉइल, उसके लिए भी सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लाएगा, और ऐसा लाएगा मतलब क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा। मतलब थर्ड कॉइल को दूर मूव करना पड़ेगा सेकेंड कॉइल से, सच दैट की नंबर ऑफ लाइन जो पास हो रहा है ऐसे वो कम पास हो, है ना। तो सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ इंड्यूस होगा लेंज लॉ से, तो सेल्फ इंड्यूस करंट ऐसे आएगा क्लॉकवाइज। मतलब कि C1 हैज टू मूव क्लोजर टू C2 एंड C3 हैज टू मूव अवे फ्रॉम C2, है ना। तो ये है आपको सेकंड ऑप्शन में, C1 मूव टुवर्ड C2 एंड C3 मूव्स अवे फ्रॉम C2। कंसेप्चुअल सवाल, हड़बड़ी में ये बात को सोचना मुश्किल है ना, कॉइल्स का ओरिएंटेशन सोचना, है ना, और जो है इंड्यूस करंट कैसे आएगा ये सब फिगर आउट करना हड़बड़ी में तो मुश्किल है। तो पीस ऑफ माइंड के साथ ये सवाल अटेम्प्ट करा जा सकता है, बेटर है इसको आप सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करें, है ना। फर्स्ट राउंड में इसको स्किप करके सेकंड राउंड में जब आएंगे तो इसको अटेम्प्ट करें पीस ऑफ माइंड के साथ। अगला सवाल, न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स, टू लाउड स्पीकर L1 L2 प्लेस्ड विथ सेपरेशन 10 मीटर, देखो दोनों के बीच का सेपरेशन, बोथ स्पीकर्स आर फेड विथ एन ऑडियो इनपुट सिग्नल ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी है विथ कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है, दोनों सोर्स का इंटेंसिटी क्या है, सेम। वॉइस रिकॉर्डेड इनिशियली एट पॉइंट ए एट इक्वी डिस्टेंस टू बोथ लाउड स्पीकर, पहले यहाँ पे था एक रिकॉर्डर जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे था, देखो ऐसे। अब इसको 25 मीटर इधर की तरफ मूव करा दिए अलॉन्ग AB लाइन व्हाइल मॉनिटरिंग द ऑडियो सिग्नल, ठीक। द मेजर्ड सिग्नल वाज फाउंड टू अंडरगो 10 साइकिल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ड्यूरिंग द मूवमेंट। मतलब साउंड का मैक्सिमा, हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मैक्सिमा मिनिमा 10-10 साइकिल क्रॉस कर गया, ठीक है। इसको तुम थोड़ा सा YDSC से लिंक कर सकते हो, लाइट सोर्स से है तो साउंड लाइट वाला जो YDSC है उसमें जैसे हम लोग बोलते थे कि सर सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनता है, दो कोहेरेंट सोर्स और दोनों का इंटेंसिटी भी यहाँ पे वैसे सेम दिया है, तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बन रहा है। तो जब आप इधर मूव करेंगे तो एक मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, तो दो मैक्सिमाज जब क्रॉस करेंगे इसका मतलब है कि टू फ्रिंज विड्थ, टू बीटा आप आगे जा चुके हैं, है ना।
दो मैक्सिमा भी क्रॉस कर चुके और दो मिनिमा भी क्रॉस कर चुके, तो 2 बीटा आप इधर की तरफ गए हैं। यहाँ बोला है कि कितना मैक्सिमा कितना मिनिमा क्रॉस हुआ है, तो 10 साइकिल ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा, है ना। मिनिमा का भी 10 साइकिल और मैक्सिमा का 10 साइकिल, मतलब कि आप जो है टोटल ऑफ 10 बीटा मूव कर चुके होंगे, है ना। मतलब ये जो है दिस इज 10 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ लेंथ होगा। अब यहाँ पे जो है अपने को YDSC जैसा ही सोचना है ना। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस विल बी 10 टाइम्स ऑफ लेमडा, है ना। 10 मैक्सिमाज मिले हैं। अब यहाँ पे जो है पॉइंट बी वही लिखा, पॉइंट बी विल हैव 10 मैक्सिमा, मतलब डेल्टा एक्स 10 लेमडा, पाथ डिफरेंस L2b माइनस L1b। L2b माइनस L1b के लिए ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। दिस इज 10, ये दिया है 40, यहाँ से यहाँ 25 दिया था, तो ये देखो ये 5, तो ये 5 सबट्रैक्ट करो, दिस विल बी 20 एंड दिस इज 40, तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का रूट अंडर L1b, ठीक है। वैसे ही L2b की बात करें, देखो यहाँ से यहाँ 25 और ये 5 तो ये भी 5, ये 30 है और ये 40 है, 30 का रूट अंडर करके स्क्वायर करोगे, दिस विल बी 50 L2b, ठीक है। तो डेल्टा एक्स 50 माइनस 20√2, है ना, दैट विल बी 10 लेमडा, पाथ डिफरेंस 10 लेमडा के बराबर है। यहाँ पे आप √5 का वैल्यू देखो, क्वेश्चन में दिया भी है √5 का वैल्यू, है ना, आप पुट करिए √5 का वैल्यू, तो यहाँ से वेवलेंथ का वैल्यू जो है देखो, कट किए 10 ये सब, है ना, वेवलेंथ का वैल्यू जो है 0.54 मीटर आ रहा है, डुएबल सवाल, है ना। तो यहाँ से वेवलेंथ का जो वैल्यू है 0.54 मीटर आ रहा है। स्पीड विल बी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी विल बी स्पीड बाई वेवलेंथ, स्पीड दिया है 324, है ना, और वेवलेंथ हम लोग फाइंड कर चुके हैं, पुट कर देंगे, है ना, यहाँ पे पुट किए, तो आंसर फ्रीक्वेंसी का जो आ रहा है 600 हर्ट्ज के बराबर, तो आंसर लिख देंगे यहाँ पे 600 हर्ट्ज, 600 विल बी दी आंसर। अब ये जो सवाल है इसको हार्ड कैटेगरी में आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको तो एक ये विजुलाइज करने का जरूरत है ना, कि 10 मैक्सिमा 10 मिनिमा, YDSC साउंड के साथ मिक्स किया है, दो बात जिसको विजुलाइज करना अपने आप में मुश्किल, और दूसरा ये भी कि यहाँ पे जो है YDSC का जो जनरल रिजल्ट होता है, अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट जो होता है वो सब नहीं लगा है ना। अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट जो होता था उसमें जो है 10 टाइम्स ऑफ बीटा, बीटा को हम लोग क्या लिख देते थे, लेमडा टाइम्स ऑफ कैपिटल D बाय स्मॉल डी, ये लिखते थे बीटा को। अगर वो लगाओगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये सब रिजल्ट बीटा को इतना तब लिखते थे जब ये जो डी होता है, ये डी जो है इससे जो है स्मॉल डी, ये जो स्मॉल डी यहाँ से यहाँ का है ये बहुत छोटा हो, और इस डी से भी बहुत बहुत छोटा हो वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ वेरी वेरी स्मॉलर देन गैप बिटवीन सोर्सेज एंड दैट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन स्क्रीन से जो गैप है, ये होता था, तब आप बीटा को लिखते हैं लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, है ना। तो यहाँ तक तो सोचना ठीक है, बट इसके बाद जो पाथ डिफरेंस आप फाइंड करेंगे, पाथ डिफरेंस के लिए आपको ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। बात आ रही क्या समझ में, ठीक है। तो इस सवाल को सेकेंड राउंड में करा जा सकता है। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अननोन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज गिवन बाय दिस, है ना, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आता है, परमिटिविटी परमिएबिलिटी एक साथ स्पीड के फॉर्मूले में आता है ना, और वेव में आप यहाँ पे टाइम का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स का कॉफिशिएंट डिवाइड करेंगे तो स्पीड आएगा इस मीडियम में जो स्पीड होगा। तो आप पहले तो स्पीड फाइंड कर लीजिए, मीडियम में देखो टाइम का कॉफिशिएंट एक्स का कॉफिशिएंट से आप स्पीड लेके आए, स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से कम है 3/2 इंटू 10⁸, मतलब कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 2 के बराबर, है ना, ये तो C/n है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के बराबर, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये रूट अंडर ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है ये 1 के बराबर होता है, ये याद होगा तो सॉल्व कर पाएंगे। एंड एप्सिलॉन आर ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे, दैट विल बी 4 के बराबर, है कि नहीं। तो ये सवाल डुएबल है तब जब सही फॉर्मूला सही टाइम पे याद आ जाए, सही रिजल्ट सही टाइम पे याद आ जाए, है आसान सवाल, कैलकुलेशन कम है, बट फॉर्मूला आपको याद हो तो इजी सवाल, इसको आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला सवाल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का दिया है, इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना, रे कन्वर्जेस टू अ पॉइंट एट डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, फाइंड वैल्यू ऑफ x। आसान सवाल, डुएबल सवाल, आप इसको जो है ये जो फॉर्मूला होता है स्फेरिकल सरफेस का, इसका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात, डिस्टेंस जो हम लोग को फाइंड करना है x, दैट इज सेंटर से इमेज का दूरी इज x, तो यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस होगा दैट विल बी 50 + x, ठीक है।
तो इमेज डिस्टेंस इज 50 प्लस एक्स, v जो है 50 प्लस एक्स है ना, म्यू टू हो जाएगा 1.5, म्यू वन हो जाएगा 1, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी माइनस इन्फिनिटी। देखो पैरेलल रेज आ रहा तो माइनस इन्फिनिटी पुट किए, वैल्यूज पुट किए, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस साइन के साथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पोल से इधर की तरफ आप जाएंगे तो प्लस साइन के साथ, वैल्यूज पुट करके v का वैल्यू फाइंड किए 150 आ रहा है, तो v इज 150 यहाँ से यहाँ, इसमें से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितना दूरी पे है इमेज वो आ जाएगा, दैट इज 100 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। आसान सवाल, पहले राउंड में अटेम्प्ट करने लायक सवाल। अगला सवाल, अ सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस r1, थिकनेस t1, अनदर सर्कुलर डिस्क मेड अप ऑफ सेम मटेरियल हैज रेडियस r2, थिकनेस t2। डिस्क है, थिन डिस्क मतलब एरिया पायर स्क्वायर इंटू थिकनेस करोगे तो वॉल्यूम आएगा, इंटू डेंसिटी करने पे मास आएगा, है ना। मटेरियल सेम है मतलब डेंसिटी सेम। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ डिस्क आर सेम एंड r1 by r2 इज 2, देन t1 by t2 थिकनेस का रेशियो बताना है अपने को। तो डिस्क का थिकनेस रेडियस पायर स्क्वायर करके एरिया ले लोगे, इंटू थिकनेस करोगे तो वॉल्यूम आएगा, है ना, इंटू डेंसिटी करोगे मास आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम बोला है, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम, तो दोनों का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेट करके फिर जो है थिकनेस का रेशियो ले लेना है। डुएबल सवाल, पहले राउंड में अटेम्प्ट करने लायक सवाल। मास को आप लिखेंगे पायर स्क्वायर इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, मास आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का एम आर स्क्वायर, है ना, तो एम का वैल्यू आप उठा के पुट कर दीजिए तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। अब दो केस के लिए जो है इसमें क्या क्या चीजें सेम होंगी, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस एक्सप्रेशन में आप थिकनेस एंड आर ये दोनों केस में अलग अलग है, बाकी ये सब तो कांस्टेंट है। तो I1 by I2 विल बी थिकनेस T1 थिकनेस T2 R1 R2 का पावर 4, ये रेशियो R1 by R2 दिया है कितना 2 के बराबर, तो आप R1 by R2 का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। I1 I2 बराबर था तो ये 1 by 1 होगा। T1 by T2 1 by अल्फा दिया है, यहां से अल्फा आ जाएगा 16 के बराबर, आंसर विल बी 16। अगला सवाल, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विथ 10 to the power of 4 टर्न्स 10 मिली हेनरी इंडक्टेंस है, टर्न्स है इतना 10 मिली हेनरी इसका इंडक्टेंस है। इट इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, 10 वोल्ट का डीसी सोर्स है विद इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, ठीक है, रेजिस्टेंस भी दे दिया है। तो ये एलआर सर्किट है। एनर्जी डेंसिटी इन द इंडक्टर व्हेन करंट रीचेज 1 by e ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा इस सवाल में, है ना। तो इसको मे बी आप सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, पहले राउंड में मे बी ना करके सेकेंड राउंड में सोचें। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में इंडक्टर के हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि इंडक्टर जब डीसी सोर्स से कनेक्ट होता है एलआर सर्किट में, तो चार्जिंग ऑफ इंडक्टर में धीरे धीरे ग्रेजुअली करंट बढ़ता है, मैक्सिमम करंट होता है इतना, है ना। और मैक्सिमम करंट जो कि है V बाई आर, वी का वैल्यू दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो 1 एम्पेयर। मैक्सिमम करंट का 1 बाई ई विल बी 1 बाई ई, है ना। और जब इतना करंट फ्लो कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी इन द इंडक्टर पूछा है, तो यहाँ से रिलेट करने में ना, यहाँ तक तो आई मैक्स का 1 बाई ई कर लोगे, एनर्जी डेंसिटी फिर सोचने में उसमें चीज़ें पुट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा। फ्रेश सवाल सेकेंड राउंड में करने लायक ये सवाल, ठीक है। बी होता है म्यू नॉट एन आई, क्यों, कॉइल होता है ना ये, म्यू नॉट एन आई, और एनर्जी डेंसिटी हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट लिखोगे ऐसे, बी का वैल्यू यहाँ पुट करो, एनर्जी डेंसिटी को आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। म्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में, नंबर ऑफ टर्न ये भी दिया हुआ है ना, देखो नंबर ऑफ टर्न 10 to the power of 4 टर्न्स है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 10 to the power of 8 हो जाएगा। करंट कब, जब 1 बाई ई हो चुका करंट, वो वैल्यू पुट करो तो 1 बाई ई का स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने पे काटने छाटने पे ये आ रहा है 20 पाई बाई ई स्क्वायर, है ना, 20 पाई बाई ई स्क्वायर। और जो एनर्जी डेंसिटी है ये देखो अल्फा पाई बाई ई स्क्वायर, मतलब अल्फा जो है आपका ये कितना हो जाएगा 20 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो गया 20। 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में टोटल 12 सवाल थे जो कि इजी थे, जिसको डायरेक्ट आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद मीडियम सवाल में भी 70 to 80% सवाल आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं, 6 सवाल के आसपास। तो उसके अलावा जो हार्ड सवाल है, देखो फर्स्ट राउंड में आप जो डुएबल सवाल है आप उसको जल्दी से करके टाइम बचाएं, तो एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा सवाल जो है अच्छा खासा हो गया है ना। और उसके बाद आपको टाइम भी परमिट करता है कि आप थोड़े जो डिफिकल्ट सवाल है उस पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके उसको भी सॉल्व करने का ट्राई कर पाए, है ना। मीडियम वाले जो सवाल थे उसमें से 2-3 सवाल थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, उस सबको आप सेकंड राउंड में देख सकते हैं, और हार्ड सवाल को भी सेकंड राउंड में देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वही अगर 1 बाई 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं कि एक सवाल जब तक करेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, इस अप्रोच में दिक्कत क्या है कि आप हार्ड सवाल में अगर फंस गए तो आप एक बार सॉल्व किए, नहीं आंसर मैच किया, फिर से सॉल्व किए, तो टाइम बर्बाद होने का रिस्क रहता है। ऐसे कैलकुलेटिव सवाल भी, उसमें भी टाइम बर्बाद होने का रिस्क रहता है। जैसे कि इस पेपर में आप देखिए, पहला सवाल तो आसान, उसके अलावा दूसरे सवाल की बात करें तो ये
मीडियम लेवल का सवाल आसान है, कैलकुलेशन आप प्रॉपर तरीके से देखिए, ऑप्शंस आप चेक करके देखे थे कि बस न्यूमेरिकल मैच करा लेने पे भी हमारा आंसर आ जाता था, है ना? और यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है, तो ये डुएबल था फर्स्ट राउंड में। उसके बाद फिर इस वाले में सिमेट्री लगाए थे, इस वाले केस में हम लोग, है ना? ये भी डुएबल है। ये सवाल बहुत आसान, है ना? ये आसान, तो इस सबको आप करते जाएंगे। देखिए ये सवाल आसान, इसमें तो बस रेशियो से जो है आप ऑप्शन एलिमिनेट करके चूज करके आगे बढ़ गए थे, है ना? ये सवाल आसान, 10 सेकंड में करने वाला सवाल ये है। इस सवाल की बात करें तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो मे भी आप सेकंड राउंड में आ सकते हैं। इस सवाल में भी अगर प्रैक्टिस इसका है तो आप इसमें चीज़ों को सोच सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन इस पे आंसर पे हम लोग अराइव कर पाएंगे। इजी सवाल एक तरीके से। ये जो सवाल है ये भी डुएबल है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। अब ये जो सवाल है ये कैलकुलेशन के हिसाब से क्या है, हैवी लोडेड, आपको इसमें कैलकुलेशन करने का जरूरत पड़ेगा, हैवी लोडेड, गलती होने का चांस, साथ साथ इसमें देखिए ऑप्शंस जो है डिजिट्स रिपीट हुए हैं, तो मतलब पावर भी आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? तो इसमें टाइम ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, इसको सेकंड राउंड में करना चाहिए। ये जो सवाल है इसको भी सेकंड राउंड में करना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश सवाल, तुरंत क्लिक करे नहीं हो पाएगा, एडवांस टाइप का ये सवाल है ना? तो इसको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। ये मीडियम लेवल का सवाल फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करा जा सकता है। ये सवाल एक बार अटेम्प्ट करने के बाद पता चला आंसर नहीं मैच कर रहा तो फिर से क्रॉस चेक करने का टाइम नहीं बर्बाद करना है, मान के चलेंगे आपका सॉल्व किया हुआ सॉल्यूशन सही है। इजी सवाल, डुएबल सवाल, पहले राउंड में, ये भी पहले राउंड में कर सकते हैं, इसको पहले राउंड में कर सकते हैं, इसको भी पहले राउंड में कर सकते हैं, ये भी पहले राउंड में किया जा सकता है अटेम्प्ट। इसको आप सेकेंड राउंड में से थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे, टाइम बहुत बच जाएगा, तो क्योंकि इसमें बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ आप सोचेंगे तो जाके इसका सॉल्यूशन आएगा, है ना? तो इसको सेकेंड या थर्ड राउंड में सोच सकते हैं। ये सवाल सेकेंड राउंड में सोच सकते हैं, इसको फर्स्ट राउंड में निपटा जाएंगे, इसको फर्स्ट राउंड में निपटा जाएंगे, ये भी फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं, है ना? इसको आप सेकेंड राउंड में सोच सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सीखे कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल दी वेरी बेस्ट।